बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। आज इन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही हैं, ख़ासतौर पे चेयरमैन पीसीबी के हवाले से। तो हमें जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको देते हैं। मेरे साथ शो में साथ दे रहे हैं मैं खोकर, अस्सलाम वालेकुम जी। और अस्सलाम साथ अबू बकर बिलाल, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? खैरियत से हैं? हमें वीडियो लिंक पे एक स्पेशल गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, खालिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, सबसे बड़ी न्यूज़ मेरा ख्याल है आप इससे बेहतर कोई आंसर हमें दे नहीं सकता। चेयरमैन कमेटी नजम सेठी साहब वो जा चुके हैं और उनका जो टेन्योर की एक्सटेंशन थी वो भी ख़त्म होगी और तमाम डिज़ोल्व कर दी गई। कैसे देखते हैं इसको? और अभी हमें लगता है कि जैसे दो नाम नॉमिनेशन में आ रहे हैं, ज़का अशरफ साहब और रमदे साहब का, इन दोनों में से कौन सा समझते हैं बेहतर कैंडिडेट है इस सीट के लिए? मेरे ख्याल में इन दोनों में से कोई भी इस होते का ख्याल नहीं है जो आपने नाम लिए हैं। ठीक। ये बिल्कुल सियासी बुनियादों पर तकर्रियाँ हैं। ज़का अशरफ साहब जो हैं वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर उसके सरबरा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ है। दोनों हम जमात थे पिटारो कैडेट कॉलेज में। तो वो ताल्लुक अभी तक निभता आ रहा है। क्रिकेट से आप जानते हैं कि जब वो पहली दफ़ा इनका तकर्रुर हुआ था, यूसुफ रजा गिलानी उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो पहली दफ़ा वो क्रिकेट में मुतारफ हुए थे। ये नहीं कि वो उनको उनमें अहलियत नहीं या उनको काम करना नहीं आता, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि क्रिकेट में वो बिल्कुल नावारद थे और अजनबी थे। ठीक। दूसरे साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं, रामदे साहब का, वो एक वकील हैं, लेकिन उनके तकर्रुर की भी वजह वो एक सियासी है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े मशहूर जज जो थे उनके साहबजादे हैं। और ये जज जो थे उनका बड़ी ताल्लुक एक सियासी जमात से था और उसी की बुनियाद पे उनका तकर्रुर हुआ है। सर इसमें सोल्यूशन भी बता देना सर हमें साथ साथ कि ये क्या होना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम तो चलता रहेगा, उधर हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाता, दूसरे एंड पे हम देख रहे हैं कि पैटर्न चीफ होने की वजह से वो नॉमिनेट करता है और वही मोस्ट लाइकली बनता भी है। तो सर इसमें अब सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, इसका हल तो ये है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा जिम्मेदारी का ओहदा है, बहुत अहम ओहदा है। उसका कोई मेयार मुकर्रर होना चाहिए और उसका मेयार जो भी मुकर्रर होगा वो क्रिकेट की सूझबूझ रखने वाले और इस सारे मामले को समझने वाले उन लोगों को इकट्ठा किया जाए और वो स्टेक होल्डर के तौर पे उसमें क्लब के और वो उनको चलाने वाले लोग भी हैं, उन सबको इलाकाई तंजीमों को भी इकट्ठा किया जाए और वो लोग एक मेयार किसी पे इत्तेफाक करें और वो होना चाहिए। ये नहीं हुआ कि जिस किसी को ओब्लाइज करना हुआ, जिस किसी को सियासी तौर पे कोई इनामात देने हुए या उसको किसी चीज़ का कम्पनसेट करना हुआ, उसको आप पकड़ के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बना दें। ये इंतहाई ना वाजिब बात है, इसका रोक होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। फिर अगली बात यह है कि चूंकि तकर्रुर सियासी बुनियाद पे होता है, इसलिए रुखसती भी उसी बुनियाद पे होती है। क्योंकि हुकूमत बदलती है तो नई हुकूमत के जो करीब लोग होते हैं वो इस भागदौड़ में शुरू हो जाते हैं और ये चीज़ सिर्फ हमारे मुल्क में ही देखने में मिलती है। यानी बड़े जो टेस्ट खेलने वाले मुल्क हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा निज़ाम नहीं है, इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है सर। लेकिन इंडिया में भी गंगोली का हुआ है, गंगोली के साथ भी तो ऐसा ही हुआ कि उनकी जगह पे हमने देखा कि जय शाह और दूसरे जो थे वो आगे, हालांकि इलेक्टेड थे गंगोली जो नहीं है। गंगोली ने जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अपनी टर्म पूरी की थी। गंगोली को ये आस दिलाई गई थी कि उनको एक और टर्म के लिए मुंतखब किया जाएगा, वो नहीं किया गया था। नहीं, गंगोली की मिसाल बिल्कुल नहीं बनती। ऐसी चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रही है और मेरे ख्याल में ये क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये खेल को नुकसान पहुंचता है, खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचता है और अहम जो इवेंट्स हमारे हैं जो कि ख़ास तौर पे इस वक्त हमें दरपेश है, एशिया कप का मामला है और फिर वर्ल्ड कप है, फिर और दौरे हैं, तो इसमें किसी किस्म की मुनासिब तैयारी नहीं हो सकती। आप देखेंगे कि हमारी टीम जो है खासी अच्छी टीम है, इसमें दो तीन वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, बाबर आजम और नसीम शाह, दूसरे बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। और हिंदुस्तान में प्लेइंग कंडीशंस ऐसी हैं इन इन लोगों को वहाँ खेलने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद कम अज़ कम मैं कोई ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कर रहा इस टीम से। वजह उसकी ये है
कि जो माहौल हमारा बन चुका है। अब देखिए ना, वर्ल्ड कप सर पे है और हमें ये भी नहीं पता कि हमारी खिलाड़ी किधर है। कोई बाहर अमेरिका में जाके कोई कोर्स अटेंड कर रहा है, कोई अपनी छुट्टियां मना रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इस वक्त तो उनको भरपूर तैयारी करते होना चाहिए था, लेकिन किसी को इस तरफ ध्यान नहीं है। और ध्यान भी कैसे हो हम्म। जब चेयरमैन बनने के लिए लोग मुर्गों की तरह लड़ाई कर रहे होंगे, तो फिर क्रिकेट का क्या हशर होगा, आप खुद देख सकते हैं। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि जो नजम सेठी का टेन्योर था, छोटा टेन्योर था इस बार, आपको क्या लगता है कि वो आपकी क्या राय है उसकी तरफ? और जो उन्होंने एशिया कप के लिए स्टैंड लिया था कि जो एशिया कप अब हमें हाइब्रिड मॉडल मिल गया, 4 मैचेस हमारे पास आए हैं, जो प्रोग्रेस थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप हमने देखी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके बारे में मैं इतना बोल चुका हूँ, आपने शायद उधर तवज्जो नहीं दी। मैंने पहले दिन से नजम सेठी साहब की ये जो पेशकशें थी मुख्तलिफ, 2-3 आपको याद होगा कि उन्होंने 2-3 अपनी बदली थी पोजीशन। जी। पहले उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एशिया कप होना चाहिए, हिंदुस्तान ने कहा कि वो नहीं खेलने आएंगे। फिर इस पर उन्होंने कहा कि अच्छा, हिंदुस्तान के मैच जो है वो पाकिस्तान से बाहर हम करवा देंगे। उन्होंने उसको नहीं कबूल किया। बिल्कुल। फिर उसके बाद वो फाइनली इस बात पे आए कि अच्छा, 4 मैच हमारी तरफ इब्तदाई खेल लो, बाकी जो है वो यूएई में, अमारात में खेल लो। हिंदुस्तान ने उसको जुज़वी तौर पर कबूल किया है कि 4 आपको मैच दे देते हैं और बाकी यूएई में नहीं खेलेंगे, वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। मतलब जिस तरह उन्होंने चाहा उस तरह किया है। तो बात ये है कि जब आप मौक़िफ़ से हटते हैं, जी। जब आप झुकना शुरू करते हैं, जब आप शिकस्त कबूल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर दुश्मन, और ख़ास तौर पे जो ताकतवर दुश्मन है हिंदुस्तान जैसा, वो तो आपको ज़रा भी स्पेस नहीं देगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे वसूली करने की कोशिश करेगा। तो मेरा शुरू से मौक़िफ़ था, मेरे इंटरव्यूज़ मौजूद होंगे, जी। आप किसी चैनल से वो निकलवा के देख सकते हैं। मैंने कहा था ये ऐसे हरगिज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को अपने असूली मौक़िफ़ से नहीं हटना चाहिए। सिर्फ ये करना चाहिए, एशिया कप का शेड्यूल जारी करें। हिंदुस्तान अगर कहते हैं हम नहीं खेलेंगे, तो शेड्यूल में तरमीम करके बाकी के मैचेस करवा लें। क्या फ़र्क पड़ता है, अगर अच्छा हिंदुस्तान सर, ना इसमें खेलेगा तो कमेटी की अगर पाकिस्तान बात नहीं करें, खेलेगा। नजम सेठी और कमेटी का जो मेन टास्क दिया गया था वो था कॉन्स्टिट्यूशन की रिवाइवल, डिपार्टमेंट की रेस्टोरेशन और जो रीजन थे उनके इलेक्शंस। कैसे देखते हैं ये 3 जो मेजर टास्क दिए गए थे, क्या वो फुलफिल कर पाए? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं फुलफिल हुए। आप मीडिया वाले लोग हैं, आपको ज़्यादा बाखबर होना चाहिए। जी। कॉन्स्टिट्यूशन में तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं था, दफ्तर में बैठे बैठे ही जो भी तब्दीलियां करनी थी कर ली। लेकिन उसके नतीजे में जो इलेक्शन होने थे, उसके नतीजे में जो गवर्निंग बॉडी बननी थी, सारा कुछ होना था, उसमें तो कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई हुई। जी। क्योंकि जाहिर है वो मेहनत तलब काम है, वो बड़ा ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। उसके लिए सारे पाकिस्तान में आपको तंजीम नाव करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई। और ये मत समझिए कि ये बिल्कुल कोई कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। ठीक। असल में लोग ये समझते हैं कि देखें जी, फलाने के दौर में वो खिलाड़ी आया और ये टीम अच्छी बनी। मैं एक बात आपके इस चैनल पे कह देना चाहता हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ कि खिलाड़ियों के तैयार करने में, उनको प्रोड्यूस करने में क्रिकेट बोर्ड की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, कोई हिस्सा नहीं होता। ये तमाम का तमाम जो काम है वो क्लबों की सतह पे होता है। मुख्तलिफ क्लब में खिलाड़ी आते हैं, वो खेलते हैं, और उसमें से कोई वसीम अकरम निकल आता है, कोई वकार यूनुस निकल आता है, कोई शाहीन शाह अफरीदी निकल आता है। अब भी आप देखिए कि लाहौर में एक बहुत मशहूर कोचिंग फैसिलिटी है, जिसके पीछे 2 लोग हैं। एक तो लाहौर कलंदर के आतिफ राना साहब हैं, जी। दूसरी तरफ हमारे मशहूर खिलाड़ी आकिब जावेद साहब हैं। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वहां से अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसी में मेरा ख्याल है नसीम शाह भी खेलते रहे हैं। जी। तो ये लोगों की मेहनत है। वो जो क्रिकेट बोर्ड है और उसके अहम अहदेदार हैं, वो सिर्फ मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, वो आपस में अपने ओहदे बचाने की कोशिश करते रहते हैं। जब ओहदे पे हाथ पड़ता है, फिर उसके लिए भाग दौड़ करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं जो कुछ होता रहे, और यही होता रहेगा। सर, एक नए तनाज़े की तरफ जा रहा है क्रिकेट बोर्ड। जाते जाते नजम सेठी साहब ने जो अपने अनाउंस कर दिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर 4 रीजन के लोग, वो टोटल डिफरेंट थे जो प्रपोज किए गए हैं। और जब प्रपोज किए गए थे, मीडिया ने रिपोर्ट की जिसके अंदर लाड़काना रीजन की नुमाइंदगी थी, भावलपुर की थी, पिंडी की थी, आज़ाद कश्मीर की थी। लेकिन जब कल अनाउंस किए गए
तो इन चारों रीजन्स को नज़रअंदाज कर दिया गया है। उस वक्त तो कहा गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि क्योंकि रोटेशन पॉलिसी, क्योंकि आप चेयरमैन थे और बहुत बेहतर जानते हैं इन सारे मामलात को, उस वक्त ये कहा गया कि रोटेशन पॉलिसी के तहत ये 4 नाम आए हैं, इनके ऊपर ज़का अशरफ को भी कोई एतराज़ नहीं था, बाकी क्रिकेट जो हल्के हैं उनको भी कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन जो जाते जाते वो 4 नाम नए दे गए हैं, इन पे तो मेरा ख्याल आपको नहीं लगता कि दोबारा एक लीगल बैटल की तरफ चले जाएंगे, दोबारा वो ज़का अशरफ और नजम सेठी जो कॉन्फ्लिक्ट था वो दोबारा पैदा कर गए हैं? जी, ये भी कोई नई बात नहीं होगी। आपको याद होगा जब ज़का अशरफ चेयरमैन थे और नजम सेठी साहब का तकर्रुर हुआ था, तो कितना अर्सा ये आपस में लड़ते रहे थे, ऐसा ही। अदालतों में जाते रहे थे। एक दफ़ा एक बंदा जाता था, अपने हक में फैसला ले लेता था, दूसरा बंदा उसके खिलाफ अपील करता था, फिर दूसरा फैसला आता था। महज कुछ 1.5 साल के करीब मुझे याद पड़ता है जी ऐसे ही। इनकी आपस में कानूनी जंग होती रही थी। हत्ता के गालिबन सुप्रीम कोर्ट में था ये मामला, और उस वक्त के जो जज थे उन्होंने ये उनको सेठी साहब को मशवरा दिया कि अब आप इतनी लड़ाई कर चुके हैं, बेहतर है कि आप ये मामले को ख़त्म करें। तो उस वक्त फिर सेठी साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, और फिर भी इस्तीफ़ा इस किस्म का दिया था कि उस वक्त की हुकूमत के पास जाके अपनी मर्जी का एक चेयरमैन वो लगवा के आए थे, जिसका नाम था शहरयार खान साहब। जी। अब क्या तारीफ बयान की जाए, बातें करते हुए भी शर्म आती है। किसी का कोई ताल्लुक कभी क्रिकेट से नहीं होता था। शहरयार खान साहब को मैं जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड था तो वो मेरे पास किसी हवाले से पहुंचे, हिंदुस्तान में टीम जानी थी, तो उन्होंने अपने आप को बतौर मैनेजर के पेश किया था। तो मुझे उनकी बात सुन के हंसी भी आई। मैंने कहा आपका क्रिकेट से क्या ताल्लुक है? तो उन्होंने बताया कि वो जब कैम्ब्रिज में थे या ऑक्सफोर्ड में थे तो वहाँ कहीं खेला करते थे वगैरह वगैरह। तो बहरहाल मैंने उनकी बात मान ली, इस वजह से नहीं कि उनका क्रिकेट से ताल्लुक था, क्योंकि हिंदुस्तान का दौरा बड़ा मुश्किल होता है, जी। वहाँ पे एक बड़े सीजन्ड डिप्लोमेट की ज़रूरत हो सकती है, तो इस वजह से उनको मैनेजर बनाया गया। वो दौरा खुशकिस्मती से बहुत कामयाब हुआ, और वो वाकई सीजन डिप्लोमेट साबित हुए कि वापस आके उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म से मुलाकात की, और जो कुछ भी टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी उस तमाम का क्रेडिट उन्होंने अपने खाते में डाल लिया, और इस तरह उन्होंने फिर अपने आप सर को उनके भी बड़ा अरसा टसल चलती रही, सेठी साहब की और शहरयार साहब की भी, ये भी एक प्रॉब्लम रहा। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं जानना चाहूंगा। नहीं, कोई नहीं टसल चलती रही है, आपको ऐसी गलतफहमी है, दोनों अंदर से बिल्कुल। लेकिन वो अपेरेंटली तो काफी दोनों कोशिश करते रहे कि चेयरमैन ने। अच्छा सर, लास्टली क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे, ये वर्ल्ड कप के ऊपर कितना इफेक्ट कर सकता है ये चीज़ कि जब आपका कैप्टन अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया गया हो और टीम को मालूम नहीं है कि हमने जाना या नहीं जाना, तो उसको कैसे देखते हैं? जी, मैं तो मेरा हाल ही कुछ इशारे दे चुका हूँ इसकी तरफ कि इस किस्म का क्रिकेट बोर्ड हो और इस क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान मुर्गों की तरह आपस में लड़ रहे होंगे, तो टीम के मोराल पे कैसे अच्छा असर पड़ सकता है, टीम की तैयारी कैसे हो सकती है। ये वर्ल्ड कप खेलना कोई बच्चों का काम नहीं है, उसके लिए फिजिकल फिटनेस चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए ज़हनी तौर पे भी तैयार होने की ज़रूरत है। तो ये तो इस किस्म की बात कोई नहीं है। और जैसे आप खिलाड़ी जो है, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि क्लास में उस्ताद आए और दूसरा उस्ताद भी आ जाए, दोनों आपस में लड़ने लगे, उसने कहे कि मैंने पढ़ाना है, दूसरा कहे मैंने पढ़ाना है, तो बच्चे जो हैं वो उनकी लड़ाई में दिलचस्पी लेंगे कि वो अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी लेंगे। बिल्कुल तो ठीक। यही सूरत हाल हमारी पाकिस्तान की टीम के साथ होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दोबारा ज़हमत देंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से आके डिफरेंट मैटर जो एशेज के हवाले से ज़बरदस्त मैच कल हुआ उस पर बात करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। और हम बात कर रहे थे एशेज के हवाले से। अभी हमें शो में ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। गफ्फार भाई, बिफोर वी प्रोसीड, सबसे पहले एशेज के हवाले से बात करेंगे। एशेज जैसे रनाउंड है कि क्रिकेट अगर देखनी हो तो टेस्ट क्रिकेट देखें, और टेस्ट क्रिकेट भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की हो तो फिर क्या ही बात है। कैसा देखा आपने मैच को? बिल्कुल ऐसे लगता था कभी वो डोमिनेट कर रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया कम बैक कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट हमें लगा कि इंग्लैंड ने डोमिनेट किया। क्या रीज़न लगी? कोई कैचेस को ड्रॉप करना रीज़न समझते हैं, या ऑस्ट्रेलिया ने जो माइंडसेट था अपना अटैक का वो कंटिन्यू रखा और वो मैच जीत गए? इरफान, मुझे लगता है कि ये जो एशेज है 2023, ये शायद हमें रिसेंट टाइम्स की सबसे कंपेटिटिव और बड़ी हार्ड फॉट किस्म की 2005 के एशेज की तरह दिखाई देगी। और
ये एक्सपेक्टेड था कि ये ना सिर्फ पहला टेस्ट बल्कि मेरी ये राय है कि तमाम के तमाम टेस्ट मैचेस इसी तरह अब बहुत ज्यादा क्लोज होंगे और बहुत ज्यादा जो है ना 50-50 मुकाबला चलेगा और आखिर में कोई एक टीम अचानक से मैच जीत जाएगी। कल इंग्लैंड के पास हर चीज कंट्रोल में थी अनलेस कि वो आखिरी विकेट जो है वो विकेट की शराकत से बेन स्टोक्स और नेशनल लाइन की पार्टनरशिप को नहीं तोड़ सके। लेकिन सबसे बेस्ट चीज जो आपने इरफान कहा शुरू में वही है, ये टेस्ट क्रिकेट की सबसे बेस्ट एडवर्टाइजमेंट है। मुझे लगता है कि ऐसे अगर ना हो तो शायद मौजूदा हालात में जहाँ T20 लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट में इस पर ODI का जो है वो एक डोमिनेशन है, स्पेशली T20 और फिर लीग का, शायद जो टेस्ट क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को जो है बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये एशेज ही है, ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी है, इसने टेस्ट क्रिकेट को जो है वो इंटैक्ट रखा हुआ है, उसको जिंदा रखा हुआ है। और ये जो कल टेस्ट मैच हुआ, ये उन्हीं टेस्ट मैचेस में से एक है जो हर साल हमें चाहिए, इस टेस्ट क्रिकेट को चाहिए इसमें, ताकि एक रूल जो है वो मौजूद रहे। और कल तो जैसे आपने कहा, मेरे ख्याल में इंग्लैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन एक डिपार्टमेंट जहां मुझे थोड़ा सा इंग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो है स्पिन डिपार्टमेंट, क्योंकि नेथन लायन जिस तरह के स्पिनर है, 400 प्लस उनकी विकेटें हैं, बल्क ऑफ एक्सपीरियंस, रेगुलर मेंबर है और शायद इस पर दुनिया के बेहतरीन टेस्ट स्पिनर्स में से एक है। दूसरी जानिब इंग्लैंड के पास ऑप्शन जो है महदूद है, उनको मोइन अली को लाना पड़ा, उसको इंजरी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे लगता है जहाँ ये बड़ी हार्ड फॉट सीरीज होगी, जहां जहां मुकाबला चौथे पांचवें दिन जाएगा और स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग होगी पांचवें दिन, तो नेशनल लाइन कोई से भी एब्सोल्युटली की। फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं दोनों के पास, शायद थोड़ा सा एक हो रहा है ऑस्ट्रेलिया को ओपनिंग में भी है, क्योंकि इरफान ख्वाजा बहुत अच्छी फॉर्म में और वार्नर इम्पैक्ट प्लेयर है, जो कि स्कोर ब्रॉड ने उनको ठीक ठाक तंग किया हुआ बड़े अच्छे से, लेकिन स्टिल हमें पता है वो क्या कर सकते हैं। जबकि इंग्लैंड के पास थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है टॉप ऑर्डर में भी, लेकिन मिड ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि बहुत ही एक्साइटिंग मैच था और रॉबिन्सन ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के पास 3 11 नंबर के बैटर्स हैं अपने बॉटम ऑर्डर में, तो आप बताएं कि जिस तरह पैट कमिंस और लायन ने बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को फिनिशिंग लाइन पे बिल्कुल कंप्लीट कराया, तो वो जो एक कैच ड्रॉप हुआ था बेन स्टोक से, जब इंग्लैंड को, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को 37 रन्स चाहिए थे जीतने के लिए और इंग्लैंड को सिर्फ 2 विकेट्स, तो आपको लगता है कि वो गेम चेंजर था? ऑब्वियसली हम पैट कमिंस और लायन को बहुत क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को जिताया था जब ऑड्स उनके बिल्कुल ही खिलाफ थे, लेकिन आपको लगता है वो जो कैच ड्रॉप हुआ था वो गेम चेंजर हो सकता था इंग्लैंड के लिए? देखिए, कैचेज इन मैचेस इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट के अंदर, और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की फाइटिंग स्पिरिट देखें, आप देखें कि अगर उनके पास इरफान ख्वाजा नहीं चले, वार्नर नहीं थे, स्मिथ आउट हो गए, या नपुर्सन नहीं थे, या इवन ग्रीन और एलेक्स कैरी भी आउट हो गए, लेकिन आपने फाइटिंग स्पिरिट चेक की कि वो कितनी पॉजिटिव स्पिरिट खेलते हैं। वो कहीं पर बॉक डाउन नहीं हुए कि हमें कहीं मैच बचाना है या हम आउट हो जाएंगे तो क्या होगा। हालांकि जब एलेक्स कैरी खेल रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था वो सब ओवर अटैक कर रहे हैं और इवेंचुअली वो उसी तरह आउट भी हो गए शॉटे खेलते हुए। लेकिन अगर आपको तो ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाने की जो रफ्तार है वो कभी भी कम नहीं की। दे वर इन द हंट कि हमें इस मैच को जीतने के लिए जाना है, पॉजिटिव रहे। इंग्लैंड जैसे मैंने कहा कि वो जो डिपार्टमेंट अलग है वहीं विकटें ली है, लेकिन अगर हम रन पर ओवर से पहले नहीं से देखो 25 ओवर में 145 रन दे दिए। ऑस्ट्रेलिया न्यू कि वो आपको उतना कंट्रोल नहीं देते जिस तरह के नेशनल लाइन ऑस्ट्रेलिया को देते हैं, तो वो उन पर अटैक करेंगे। तो मुझे लगता है ये सीरीज बड़ी हॉटस्पॉट होगी, लेकिन नेशनल लाइन का जो इंप्रेशन है वो इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा एज देता है। बट स्टिल इंग्लैंड के जो बैट बॉल अप्रोच है, जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है, ट्रेंड सेटर बने हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया को अपने एज पे रहना पड़ेगा और ये शायद पिछले 10-15 साल की सबसे यादगार है। अच्छा गफार भाई, एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कैप्टनसी के हवाले से मैं करना चाहूँगा। जो माइंड से हम ऑस्ट्रेलियन की बात करते हैं, लास्ट 3 डेकेड से जो एक अग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, इंग्लैंड ने भी 5-7 साल से अप्रोक्सीमेटली ये अडॉप्ट कर लिया है। और हमने देखा कि पहली इनिंग्स के अंदर जो डिक्लेरेशन थी बेन स्टोक की वो बड़ी एस्टॉनिशिंग थी और 100 के ज़्यादा रन हो चुके थे जो रूट के, और उनको उन्होंने कहा जी वापस आ जाएं और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपनी इनिंग्स को। क्या आपको लगता है कि ये ब्लंडर था? अगर वही 25-30 रन ऐड होते या 30-40 रन कर जाते तो आज रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट, क्योंकि दोनों का हमें मालूम था कि इन्होंने मैच डिसाइडर की तरफ जाना है। ड्रॉ के सिनेरियो में दोनों टीमें नहीं जाएंगी, तो कैसे देखते हैं डिसीजन को? देखिए, पहले दिन जब उन्होंने डिक्लेरेशन की तो मेरे लिए भी सरप्राइज था और मैंने तो ये कहा था क्वेश्चनेबल, क्योंकि देखें बैट बॉल और खासतौर पर ब्रेंडन मैककलम, पेन स्टोक्स जिस तरह इसको लेकर चल रहे हैं, जो उनके रिजल्ट प्रोड्यूस हुए हैं, तो शायद वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो एक फार्मूले के तहत ये करते हैं। और फिर इवेंचुअली ऐसा हुआ इरफान की जो टेस्ट मैच में बारिश हुई और फिर ये रेन फैक्टर आया, शायद अगर वो डिक्लेरेशन ना होती तो शायद ये मैच इतना क्लोज भी ना होता और शायद हमें बारिश की वजह से रिजल्ट मिलता ही नहीं। बिल्कुल क्वेश्चनेबल जरूर थी, क्योंकि 393 फॉर 8 है
और मेरे ख्याल में मेरी ये राय थी कि आप 40-50 रन अगर ऐड कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अगले दिन आके आउट करते। लेकिन यही है पैस बॉल कि वो कर रहे हैं जो हम और आप सोचते नहीं है, या क्योंकि हमने वो क्रिकेट होते हुए देखी नहीं है। तो क्रिकेट के लिए बड़ा खूबसूरत है कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट वो कर रहे हैं, जो उन्होंने अट्रैक्शन क्रिएट की हुई है, डिस्पाइट कि आई हैव रिजर्वेशन क्वेश्चनेबल मैं कह सकता हूँ, मैं स्टिल लविंग हाउ दे अप्रोचिंग द गेम, जो वो प्लान कर रहे हैं। अब ये वक्त साबित करेगा स्पेशली एसेस के अंदर कि जहां उन पर दबाव पड़ गया है क्योंकि वो होम सीरीज खेल रहे हैं, इंग्लैंड में ये सीरीज हो रही है, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। इंग्लैंड ने डोमिनेट किया है और लिमिटेड ओवर क्रिकेट को भी, और अब टेस्ट क्रिकेट को भी डोमिनेट करना उन्होंने शुरू कर दी है। तो पहला टेस्ट आने के बाद इंग्लैंड थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहा होगा, और अब मैंने ये देखना है कि जो पैस बॉल अप्रोच है, जो एग्रेसिवनेस है, वो स्टोक्स की कहाँ उसकी लिमिट होती है। और फिर डेफिनेटली अब जीत और हार का जब प्रेशर आता है तो उसके बाद थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट भी कभी कभी कैप्टन का हो जाता है। बिल्कुल ऑब्वियसली, और जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट देता है, वो चैंपियन भी हैं अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, तो ऑब्वियसली आपका मोराल हाई होता है। अच्छा, आपसे होने का फ़ायदा उठाते हैं, ये बताइए जो पाकिस्तानी स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ के लिए, इसमें कुछ प्लेयर ऑब्वियसली डिजर्विंग भी थे, कईयों पे क्वेश्चन भी उठता है। अगर मैं सबसे पहले स्पिन डिपार्टमेंट से स्टार्ट करना चाहूँगा। साजिद खान पे हमने 2 साल इन्वेस्टमेंट की और हमने कहा कि हमारे डोमेस्टिक का सबसे अच्छा बॉलर है, उसने आउट भी करके दिए, हमें 1-2 सीरीज़ भी जितवाई, बट अभी हमें वो कई सर्किट में नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह यासर शाह जो है, उसने हमें 7-8 साल में बड़ी फतुहात दी सईद अजमल के बाद, बट अभी वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। लास्ट टाइम में उन्होंने बड़ी अच्छे आउट भी किए थे श्रीलंका में। ये दोनों की इंक्लूजन कैसे देखते हो? और दूसरा ये है कि आप मोस्टली अगर फिंगर स्पिनर को रखते हैं और जो श्रीलंका के पास 4-5 लेफ्ट हैंडेड है, और अगर अब नवाज और नुमान दोनों का इंडक्शन का होना टीम में, इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, मुझे समझ नहीं आई कि यासिर शाह एकदम से जो फेडेड आउट हुए, क्योंकि इतने बड़े परफॉर्मर, जैसा आपने भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया भर में जितवाया, ना सिर्फ यूएई में, वेस्ट इंडीज में जितवाया, तो इंग्लैंड में जितवाया। और मुझे समझ नहीं आई कि हमने उनका केस कैसे हैंडल किया। आई थिंक यासिर डिजर्व मोर रिस्पेक्ट कि आप उनको मौका जरूर देते हैं। मुझे अभी तक हैरानगी है कि पाकिस्तान ने जो प्रीवियस 3 होम सीरीज खेली अगेंस्ट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हमने उनको कभी शामिल ही नहीं किया, ना वो प्लान्स में थे, ना वो डिस्कस हुए, और इवेंचुअली हमने उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। आई कांट बिलीव कि यासिर शाह जैसा लेग स्पिनर इतनी आसानी से चला गया, जबकि दुनिया भर में जो लेग स्पिनर होते हैं जब इतनी विकेट लेते हैं तो उनकी वैल्यू होती है। दूसरा रिप्लेसमेंट, साजिद ने आउट किया 8 हफ्ते, बांग्लादेश ने आपको टेस्ट में जितवाया, पर हमें बताया गया कि उनके एक्शन पे काम हो रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। जब वो परफॉर्म कर चुके थे, जब उन पर कोई तराश इंटरनेशनल की बात, तो फिर इस किस्म की बातें। तीसरी बात, ये जो स्पिन डिपार्टमेंट है ना, इरफान, इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर पाकिस्तान इन द कमिंग श्रीलंका सीरीज, बिकॉज एक्सपीरियंस की भी कमी है और कुछ हमें यहाँ पर क्लास की कमी भी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा हुआ कि पहले उनको सपोर्ट करने के लिए अब शाहीन और नसीम शाह होंगे, बट आपको पता है कि श्रीलंका में जो पिचेस हैं वहाँ पर स्पिन डोमिनेशन होगी, श्रीलंका के पास बहुत से स्पिनर हैं, तो अबराज और नवाज का बहुत बड़ा इम्तिहान है। दूसरा, मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशन जो है वो नवाज की इंक्लूजन पर भी है, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि टेस्ट मैच के अंदर कोई स्पिन ऑलराउंडर होना चाहिए। आपको डेफिनेटली एक स्पेशलिस्ट ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए था। आप किसी और स्पेशलिस्ट स्पिनर की तरफ जाते हैं, या अगर आमिर जमाल आपने रखे हैं तो फिर उनको यूटिलाइज करें, बिकॉज मैंने नवाज की बॉलिंग लिमिटेड ओवर्स के लिहाज से तो बहुत अच्छी देखी है, बट आई कांट सी हिम कि वो कोई मैजिकल स्पेल करते हैं या गेम को बहुत ज्यादा स्पिन करते हैं। ये मोर ऑफ ना लिमिटेड ओवर्स बॉलर, और मुझे लगता है कि अपराध वहां से बहुत ज्यादा अब प्रेशर होगा, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज अगर पाकिस्तान ने श्रीलंका में कुछ करना है तो अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके और कुछ फास्ट बॉलर के सिलेक्शन के हवाले से भी आपसे राय लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। अबू बकर, आपसे मैं स्क्वाड के वाले से तो बात कर ही रहे हैं वो अभी हम बात करते हैं गफार भाई से। ये बताइए, ये वर्ल्ड कप के जो स्केड्यूल है अभी प्रपोज तो ऑब्वियसली आ चुका है, बट अभी तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं, उस हवाले से क्या अपडेट है? देखिए, पहले कहा गया था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के मौके के ऊपर वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस किया जाएगा, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि 100 डेज का जो काउंटडाउन होगा उस मौके के ऊपर वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस किया जाएगा। कुछ ज़राए हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने 1 से 2 मैचेस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वेन्यूज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वो चीज़ें अंडर कंसीडर हैं। उसके अलावा पाकिस्तान चाहता है कि जो मैच है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान वो चेन्नई की बजाय बेंगलोर में खेले, और जो बेंगलोर वाला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ स्वैप कर दिया जाए। तो ये पाकिस्तान ने कुछ सिफारिशात रखी हैं जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। पाकिस्तान के जो एनालिस्ट है हसन चीमा, उनको ये टास्क सौंपा गया था, जो साबिक हो चुकी है मैनेजमेंट उनकी तरफ से, कि आप तमाम वेन्यूज़ को देखें, एनालाइज करें और बताएं कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ
किस वेन्यू पे ज़्यादा बने, क्योंकि आपको पता है कि 9 वेन्यूज के ऊपर मैचेस खेलने हैं और डिफरेंट कंडीशंस हैं, सिमिलर कहीं ना कहीं होंगी लेकिन बहुत सारी और प्लस उन्होंने कहा कि एशियन की बजाय हमें फॉरेन कंट्रीज ऐसे दें जो दूसरी साइड हमें प्रैक्टिस मिल सके। गफार भाई हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। गफार भाई, हम बात कर रहे थे स्क्वाड के वाले से, हमने स्पिनर की बात की, थोड़ा सा हम बैटर की अगर बात करें तो लड़कों की जब भी इंक्लूजन होता है तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। जैसे हमने देखा कि हुरैरा को ऐड किया गया, 2-2.5 साल से बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था, बट इधर हम कई और क्वेश्चन भी उठते हैं कि उमैद बिन यूसुफ ने बड़े रन्स किए, उसको शामिल नहीं किया गया। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन बनता है कि कामरान गुलाम जिसने 3 साल आपको रन्स करके दिए, 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया, उस बच्चे को आपने शामिल किया और कोई मैच खिलाए बगैर उसको फिर अल्लाह हाफिज़ कह दिया। अब वो किस स्टेट ऑफ माइंड में बच्चा होगा कि मैं क्या ऐसा करूं कि टीम में दोबारा आऊं और मुझे किस बेस पे खिलाया जाएगा? अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, किसी भी प्लेयर को अगर आप स्क्वाड में ला रहे हैं, परफॉर्म किया हुआ है, उसको फिर आप ना खिलाएं और फिर आप बाहर कर दें, इससे बड़ी ज्यादती तो कोई हो नहीं सकती। और फिर कुछ प्लेयर के साथ भी ज्यादती, जैसे हुरैरा का आपने जिक्र किया कि दोनों सीजन टॉप करके वो आया है, और लेकिन फिर जाहिर बात है कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि जी पहले प्लेयर को आपने चांस नहीं दिया। अब तश्कील 9 भी है पाकिस्तान टीम की, हमें पता है कि अतरली रिटायरमेंट ले चुके हैं, फवाद अनस की टीम में जगह नहीं बनती, तो हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो कि सऊद शकील ने और फरमान अली आगा ने कंसिस्टेंसी अब दिखाना शुरू की है, स्पेशली सऊद शकील अच्छा खेले अगेंस्ट इंग्लैंड भी, लेकिन यहाँ पे भी बहुत काम करने की जरूरत है। फिर सरफराज अहमद की इंक्लूजन हुई है इन प्लेस ऑफ मोहम्मद रिजवान, तो वो भी एक हमें चेंज होता हुआ दिखाई दिया। पाकिस्तान का टॉप 3 बहुत अच्छा है, क्योंकि बाबर आपके और फिर इमाम और जो अब्दुल्ला शफीक हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है, लेकिन एक मिडल ऑर्डर के ऊपर ना भी एक क्वेश्चन मार्क है। और हमें एक किसी प्लेयर को जो है ना मार्क करना पड़ेगा, जैसे अजहर अली को इस जमाने अपने मार्क किया, आसिफ शफीक को मार्क किया, तो फिर लंबा खेले, 70-27 भी एक साथ खेले ये लोग। आसिफ शफीक अनफॉर्चुनेट है कि वो उस तरह से उसको यूटिलाइज नहीं कर सके, जबकि अजहर अली ने 12 रन किए और आखिर में एक कहते हैं 1-2 सीरीज की खराब पर गर्दी पे वो बाहर हो गए और फिर रिटायरमेंट ले ली उन्होंने। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को मार्क आउट करना पड़ेगा कि आपका बेस्ट ऑप्शन कौन है। उससे पहले आई थिंक इरफान, मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अपने क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी तो आए। अगर आपके यहाँ चेयरमैन इस तरह तब्दील होंगे, इस तरह आपके पास ओवरनाइट तब्दीलियां होंगी, इसका असर आप देखिएगा कि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन तक भी पहुंच सकता है। जब वो लोग ही तब्दील हो जाएंगे जिन्होंने फैसले करने हैं, वही चलेगा। तो ये बता दें गफार कि अब इनके ऊपर क्या होगा, जो कि कोचिंग स्टाफ बैठाया गया, मिकी ऑर्थर को हेड ऑफ क्रिकेट लेकर आया, नई जो मैनेजमेंट आ रही है उसका क्या असर होगा इस मैनेजमेंट के ऊपर? देखिए श्योरली जिस अंदाज से मिकी आर्थर की अपॉइंटमेंट हुई है कंट्रोवर्शियल है, आप इस पे तहफ्फुज़ात के आधार करते हैं कि एक शख्स पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, हाउ कैन बी इज द डायरेक्टर एंड द बॉस ऑफ द टीम। वो डर्बी शायद को देखेंगे, वो पाकिस्तान टीम को देखेंगे, एशिया कप के मैच है जी वो सुबह आएंगे और रात को चले जाएंगे, तो बाकी एशिया कप की कोई वैल्यू नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि मिकी आर्थर के पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट प्रायोरिटीज क्या है उनकी। ये जो उनकी अपॉइंटमेंट थी ये पहले भी क्वेश्चनेबल थी, और आप देखिएगा कि जब ये तब्दीली जो अब डेफिनेटली हो ही गई है, फिर रस्मी कार्रवाई रहेगी जब तक साहब ने आके चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभाल लेना है। मुझे कम अज कम 100% सिलेक्शन कमेटी और मिकी आर्थर के ऊपर तो तब्दीली के आसार कन्फर्म दिखाई देते हैं। शायद ग्रांट ब्रैडबर्न और जो कोचिंग स्टाफ है, क्योंकि श्रीलंका तो वो सर पर है और उनको जाके वहां पे खेलना है, परफॉर्मेंस भी इवेल्यूएट हो जाएगी, बट उसके बाद एशिया कप में आपकी टीम मैनेजमेंट कौन होगी कि आप हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि जब आपके यहाँ तब्दीली होती है आपके यहाँ फिर सब कुछ तब्दील होता है। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा, सिलेक्शन कमेटी तो खत्म हो ही चुकी है समहाउ। हारून रशीद साहब तो मेंबर थे, वो तो जा चुके हैं। अजी मैं आप मुझे बताएं, हम बात करें बॉलर्स की, फिर से बात करते हैं। आप स्पिन बॉलर्स की का जो कह रहे थे, जो उनकी अहमियत है श्रीलंका की पिचेस पे, क्योंकि हमें पता है कि जो श्रीलंका की पिचेस हैं वो स्पिन बॉलिंग को कितना सपोर्ट करती हैं। तो आपने अबरार अहमद की बात की, हमने उनका पोटेंशियल देखा है, उनका टैलेंट देखा है, लेकिन आपने कहा वो एक्सपीरियंस लैक करते हैं। तो आपको लगता है जो इनका इम्तिहान होगा इस टेस्ट सीरीज़ में, कि अगर वो मेंटली अपने आप को हैंडल कर सकेंगे, आपको लगता है कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो फिर इस चीज़ को क्वेश्चन करेगी, अपने डिसीजन को क्वेश्चन करेगी कि शायद श्रीलंका के अगेंस्ट उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस स्पिन बॉलर्स को रखना चाहिए था? और फास्ट पेस बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी वापस आ रहे हैं टीम में 1 साल बाद, और वो कह रहे हैं कि वो बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो उनकी इंजरी अगर अभी तक पूरी तरह हील नहीं हुई, तो आपको लगता है कि ये अच्छा डिसीजन है कि आप उन कंडीशंस में उनको इस तरह खिला रहे हैं, और आपको लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले ये एक काफ़ी बड़ा रिस्क है जो वो ले रहे हैं?
देखिए, आप पहले आपने स्पिन डिपार्टमेंट की बात की, तो अबराज ने अच्छा डेब्यू किया, डोमेस्टिक परफॉर्म करके आए, लेकिन रिलेटिवली उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है जो शायद एक पाकिस्तान टीम के लेवल पर आपको रिक्वायर्ड है जब आप उतर रहे हो टेस्ट मैच में। और नमान अली एक ऐसे स्पिनर है जो कि सीजन परफॉर्मर है डोमेस्टिक के, बट इंटरनेशनली उनकी परफॉर्मेंसेस कहीं आई हैं और कहीं नहीं है। कंसिस्टेंसी का मसला है। अगर आप देखें तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आपका स्पिन अटैक या ओवरऑल बॉलिंग अटैक था, और उसमें शाहीन और नसीम इंजर्ड थे, तो ये भी आपको प्रॉब्लम हुई। मुझे ये भी जरूर हैरानगी हो रही है कि मॉर्ने मॉर्कल, आपने वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया में, आप एशिया कप खेलेंगे श्रीलंका पाकिस्तान में, और अब आप अभी श्रीलंका जा रहे हैं। मुझे थोड़ी हैरानगी ये है कि आपने कोई कंसल्टेंट के तौर पर किसी के साथ कोई शॉर्ट टर्म माहदे ही कर लेते। आपके पास मुश्ताक अहमद का ऑप्शन है, अकलाम मुश्ताक को तो न्यूजीलैंड ने फॉरन ही हायर कर लिया था, जस्ट ही लीव द पाकिस्तान जॉब। तो हमें गफ्फार भाई लास्ट नोट पे बता दीजिएगा प्लीज, क्लोजिंग का टाइम है, ये बताइएगा शहीन शाह के लिए, जैसे इन्होंने पूछा कि कितना डेंजरस हो सकता है, उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने खेलना है, पीसीबी ने तो रेस्ट का बोला था उन्हें। देखें, अगर वो चाहते हैं कि उनको एक बड़े टेस्ट बॉलर या एक बड़े क्रिकेटर के तौर पे जो है वो माना जाए, लिमिटेड ओवर्स के बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, बट उनको पैट कमिंस, जेम्स एंडरसन, ब्रॉड की तरह या मिचेल स्टार्क की तरह टेस्ट मैचेस में कि परफॉर्म बड़ा करना होगा। उनकी आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान नीड है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें टेस्ट मैचेस में तो हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वी नीड शाहीन एंड नसीम टू फायर इन श्रीलंका एज वेल, बिकॉज अगर हमें मैचेस जीतने हैं तो हमारी बॉलिंग को जो है वो जी बिल्कुल ठीक। जी गफ्फार भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इंशाल्लाह फ्यूचर में दोबारा इस पे करेंगे। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। अभी आपसे इजाजत चाहते हैं जी, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।